छात्रों का कैलाशवासी रमेश वर्लपुरकर महाविद्यालय के हिंदी विभाग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास DSC हिंदी फर्स्ट प्रश्न पत्र क्रमांक 9 पंचम सत्र, इसके अंतर्गत आज हम आधुनिक काल में द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों को लेकर इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, किसी भी काल को सीमा में बांधना एवं उसका नामकरण करना कठिन होता है। फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का आरंभ विक्रम संवत 1900 सन 1943 ईस्वी से मानते हैं, जबकि मिश्र बंधु उनसे सहमत है। डॉक्टर नगेंद्र आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 से मानते हैं। सन 1857 स्वतंत्रता संघर्ष की प्रथम घटना मानी जाती है। यह प्रथम घटना ही राष्ट्रीय चेतना एवं आधुनिक युग का प्रारंभिक उद्घोष रही है। अतः 1857 से आधुनिक युग का आरंभ मानना युक्ति संगत होगा। तो इस आधुनिक काल का विद्वानों ने गद्य काल, विद्रोह काल, परिवर्तन काल, नया काल, आधुनिक काल आदि नामों से नामांकन करने का यत्न किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल, डॉक्टर प्रतिपाल सिंह ने विद्रोही काल, किसी ने इसे नूतन काल या नया काल, तो किसी ने इसे आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल यह नामकरण प्रायः सभी ने स्वीकार किया है। तो आधुनिक काल में द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, द्विवेदी युग इसे ही जागरण या सुधार काल भी कहा जाता है। तो द्विवेदी युगीन पद्य साहित्य की प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है देश प्रेम या राष्ट्रीयता। तो इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। द्विवेदी युगीन तत्कालीन कवियों ने समकालीन परिवेश के प्रति जागरूक रहकर देशवासियों में जागृति कर सुधार लाने के लिए लेखन कार्य किया है। इस सुधार काल में फिरंगियों के विरोध में वे संकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते थे। उनके साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रभक्ति रहा है। इस युग के प्रायः सभी कवियों ने देश प्रेम परक कविताओं का प्रणयन किया है। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया है। तो कविता के माध्यम से मानो कवि लोग देश प्रेम की जागृति कर रहे थे। पराधीनता के स्थान पर उन्हें स्वतंत्रता की कल्पना कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नागरिकों को प्रेरणा देने का काम द्विवेदी युगीन कवियों ने, पद्यकारों ने किया है। तो कवि शंकर ने अपनी कविता बलिदान गान में लिखा है, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो स्वदेश संगति में मैथिली शरण गुप्त ने ओजस्वी शब्दों में कहा है, धरती हिलकर नींद भगा दे,
धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, दैव और कुछ लाग लगा दे। अन्य कवियों ने भी परोक्ष रूप से स्वतंत्रता के बंधन काटने के संदेश अपने कविताओं के माध्यम से दिए हैं। जैसे रामनरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्यों में दिया है। कुछ द्विविदिकीय कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का गान भी किया है। इस प्रकार की रचनाओं में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती एक सशक्त रचना है। कवि भारतवर्ष की श्रेष्ठता इस प्रकार व्यक्त करता है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। तो दूसरी ओर देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट किया है। तो इस तरह से इस प्रकार द्विविदिकीय कवियों ने देशभक्ति की रचनाएं लिखकर चेतनता लाने का प्रयास अपने कविताओं के माध्यम से किया है। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर इन कवियों ने बल दिया है। मातृभूमि की महिमा का गान इस समय के अनेक कवियों ने किया है। तो दोस्तों, दूसरी विशेषता है मानवतावाद। तो इस युग के पूर्ववर्ती काव्य में राजा, योद्धा, ईश्वर और नायक नायिकाओं को स्थान मिला था, परंतु द्विविधि युग में सामान्य मानव को स्थान मिला है। मानव मात्र के सुख दुख तक का वर्णन इस समय के काव्य में सहज भाव से मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता सरसों नरक ठेकाना नहीं, सरसों नरक ठेकाना नहीं की पंक्तियां इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। तो इस तरह से इस युग में सामान्य मानव के सामान्य विषयों पर प्रकाश डाला गया है। अविद्यानंदन के व्याख्यान में विदेशीयता का रसिक व्यंग देखिए। छड़ीधार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले फबीले बनो, न चुको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। तो इस तरह से आलोच्य युग में किसान, विधवा आदि के कारुणिक वर्णन किए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त की किसान कविता, सियाराम शरण गुप्त की अनाथ कविता तथा कवि स्नेह की कृषक्रंदन कविता, इन कविताओं में कृषक जीवन का वर्णन किया गया है। नाथुराम शर्मा शंकर की गर्भरंडा रहस्य में विधवा नारी का मार्मिक चित्रण किया गया है। अशिक्षित नारियों की दुर्दशा का वर्णन भी इस समय के काव्य में दिखाई देता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने तत्कालीन जाति प्रजाति पर आक्रोश पर प्रकाश डाला है। तो इस तरह से आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। अतः इस युग के कवियों में जनसाधारण को अपने काव्य का विषय बनाया है। तो दोस्तों, विविधियोगीन काव्य की तीसरी प्रवृत्ति है नीति और आदर्श का वर्णन। तो इस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का काव्य नीतिपरक और आदर्शवादी माना जाता है। पौराणिक कथा प्रसंगों के आधार पर जो प्रबंध काव्य लिखे गए उनमें आदर्श तथा नीति का वर्णन मिलता है। तो उन सभी में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है तथा निस्वार्थता, कर्तव्यपरायणता, आत्मगौरव आदि आदर्शों की प्रेरणा कविताओं के माध्यम से कवियों ने दी है। हरिऔंध कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, विकट भट्ट,
गोकुल चंद्र शर्मा कृत, गांधी गौरव, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि इस युग की आदर्शवादी रचनाएं हैं। तो कुछ लघु पटकथाएं, तो कुछ लघु पद्य कथाएं भी नीति और आदर्श के उद्देश्य को लेकर द्विविधयुगीन कवियों ने लिखी है। तो इस तरह से जो समय समय पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये सारी कविताएं समय समय पर सरस्वती पत्रिकाओं में छपकर आती रही है। नीतिपरक कविता में पंडित रामचरित उपाध्याय लिखते हैं, अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है। जिस पै में पानी रहता है वही खूब औटा जाता है। तो कवि ने नीति शास्त्र की बात करके संगति पर प्रकाश डाला है। इसी समय के कुछ कवियों ने प्रेम के आदर्श को भी दोहराया है। प्रिय प्रवास, साकेत, मिलन आदि में उसका उदात्त स्वरूप देखा जाता है। राधा और कृष्ण के माध्यम से वह सफल हुआ है। प्रेम एक अद्भुत शक्ति है और उसके बिना जीवन निस्सार है। कवि रामनरेश त्रिपाठी इस संदर्भ में लिखते हैं, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यौरी फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है। प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। इस प्रकार प्रेम का अद्वितीय वर्णन द्विविधयुगीन काव्यों में मिलता है। तो दोस्तों, चौथी विशेषता है वर्ण विषय का विस्तार। तो इस युग में वर्ण विषय का विस्तार हुआ है, उसमें वैविध्य और व्यापकता आई है। नूतन विषयों पर लेखन कार्य हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। इसका आशय यह है कि ब्रह्मांड का कोई भी अंग कविता का विषय बन सकता है। इस उदाहरण की पूर्ति के साथ साधारण से अति साधारण विषयों पर कविताएं लिखी गई हैं, जैसे कृषक, प्रणय निद्रा, साधु, ब्रह्मचर्य, बालक, मूढ़, मानव, मेहंदी, कामना, कुलीनता, पौरुष, विद्या, शिशु, स्नेह, सुखमय जीवन, लक्ष्मी लीला, सपूत, ग्राम गौरव, दरिद्र विद्यार्थी, सज्जनों का स्वभाव आदि। तो इस युग में प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण किया गया है। मैथिली शरण गुप्त, हरिओंध, रामनरेश त्रिपाठी, गिरिधर शर्मा, गोपाल शरण सिंह आदि कवियों के काव्य में निसर्ग चित्रण मिलता है। प्रिय प्रवास में वर्णित प्रकृति का रूप यों देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन का कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो आलोच्य युग में तत्कालीन सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित राजा रवि वर्मा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी आदि के चित्रों पर भी कविताएं लिखी गई है।
ऐसी कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर तथा रायदेवी प्रसाद पूर्ण आदि थे। तो इस तरह से द्विवेदी युगीन काव्य की पांचवी प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग। तो दोस्तों इस युग में भी हास्य व्यंग्य की शैली रही है, परंतु भारतीय युग जैसे हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता नहीं रही, अर्थात हास्य और व्यंग्य में शिथिलता आई है द्विवेदी युग में। हास्य व्यंग्य के विषय शोषण, आडंबर, फैशन परस्ती आदि रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं में गांव को छोड़कर शहर जाने वाले तथा विदेशी सभ्यता का अनुकरण करने वाले लोगों का चित्रण इन शब्दों में इस तरह से किया है। अचकुन पहिरी बूट हम बाटा बाबू बने ना डेरात डेरात। अचकुन पहिरी बूट हम बाटा बाबू बने ना डेरात डेरात। लागेन आवे जाए सबन माँ कंठू फूट तब बना बतात। जब तक हमरे तनमा तनी को रहा गाँव के रस का आंसू, तब तक हम अखबार किताबें लिखी लिखी किन उजगारू बसू किन उजागर बसू। तो इस युग के अन्य सशक्त व्यंग्यकार बालमुकुंद गुप्त है। गुप्त जी ने तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन पर इन शब्दों में व्यंग कर हास्य को आलंबन बनाया था। तो इस तरह से बालमुकुंद गुप्त जी वाइसराय पर व्यंग, वाइसराय लॉर्ड कर्जन पर व्यंग इस प्रकार से करने लगे हैं। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मेरे झूठ की नानी। सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज। औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डिंग उड़ाना, यही पक्का सच्चापन है। सच कहना तो कच्चापन है। तो इस तरह से अनेक कविता आजकल का सुख में गुप्त जी ने स्वार्थी, खुशामदी और विलासियों की भी खबर ली है। तो नाथूराम शर्मा शंकर भी द्विवेदी युग के एक हास्य व्यंग्यकार रहे हैं। तो इस तरह से नाथूराम शर्मा शंकर ने सामाजिक कुरीति का भी पर्दाफाश अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कुरीतियों एवं आडंबरों पर भी व्यंग अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। कवि ने विदेशियों की नकल करने वाले भारतीयों का खूब मजाक उड़ाया है। तो अपने कविता के माध्यम से नाथूराम शर्मा कहते हैं, मानो भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज। फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गौड़ बनो ब्रजराज। तो इस तरह से ईश्वरीय शर्मा का तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि के नामों का उल्लेख भी इस संदर्भ में किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों छठी प्रवृत्ति है विविध काव्य रूपों का प्रयोग। तो इस तरह से द्विवेदी युग में विविध काव्य रूपों का प्रयोग परिलक्षित होता है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत आदि काव्य रूपों में रचनाएं द्विवेदी युग में हुई है। तो प्रिय प्रवास, साकेत तथा रामचरित, चिंतामणि इन महाकाव्यों का प्रणयन इस युग में हुआ है। हिंदी के श्रेष्ठ खंड काव्य भी इसी काल की देन रही है, जिनमें मैथिली शरण गुप्तकृत रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान प्रसाद जी कृत पथिक, सियाराम शरण गुप्तकृत मौर्य विजय, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित मिलन तथा गोकुल चंद्र शर्मा द्वारा लिखित गांधी गौरव उल्लेखनीय रही है।
पद्य कथाओं का भी इस काल में निर्माण हुआ है, जिनमें विकट भट्ट, केशव की कथा, शकुंतला जन्म, सर्गो नरक ठेकाना नहीं, रुक्मिणी संदेश, सती सीता, वीर पंचरत्न आदि प्रमुख हैं। मुक्तक रचना लगभग सभी कवियों ने की है। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचनाएं भी द्विविध युग में हुई है। नाथुराम शर्मा तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अनेक सुंदर मुक्तक लिखे हैं। रत्नाकर ने प्रबंध मुक्तक उद्धव शतक की रचना की है। इस युग में प्रगीतों का भी प्रणयन हुआ है। मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय तथा माखनलाल चतुर्वेदी के नाम इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से द्विविध युगीन सातवीं जो प्रवृत्ति है वह है भाषा, छंद, अलंकारों में विविधता। तो इस युग में खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बनी है। प्रारंभ में खड़ी बोली काव्य नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ नहीं था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आया है। जयद्रथ वध, भारत भारती आदि रचनाओं के कारण खड़ी बोली की जीत हुई है। खड़ी बोली में परिपक्वता, सुबोधता तथा शुद्धता आई है और अनेक कवि लेखकों ने खड़ी बोली में रचनाएं द्विविध युग में की है। तो द्विविध युग में वर्ण विषय के समान ही छंद के क्षेत्र में भी विविधता आई है। दोहा, कवित्तया, सवैया के साथ रोला, छप्पय, कुंडलिका, गीतिका आदि छंदों का प्रयोग काव्य में होने लगा है। मैथिली शरण गुप्त, हरिओंद, शंकर आदि ने छंद प्रयोग में अपने कौशल का परिचय दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल, भगवान दीन आदि सवैया, छप्पय आदि ने लगभग सभी छंदों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से इस युग के प्राय सभी कवियों ने छंदों सहित अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो दोस्तों, इस तरह से द्विविध युगीन काव्य की, द्विविध युगीन पद्य साहित्य की 8वीं प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। वस्तुतः इस शैली का सूत्रपात भारतेंदु के समय में हुआ। द्विविध युग में यह शैली परिपक्वता पा गई है। इस शैली के अपनाने से काव्य में शुष्कता और नीरसता आ गई है। इस गंभीर शैली के साथ हास्य व्यंग्य शैली भी इस काल में विद्यमान रही है। तो उपदेशात्मक और प्रबंधात्मक काव्य रचना में इतिवृत्तात्मकता का प्राधान्य रहा है। भारतेंदु युग में साहित्य की जिन विधाओं का सूत्रपात हुआ है उसका इस युग में विकास हुआ है। तो दोस्तों, कथात्मकता, वास्तविकता तथा ऐतिहासिकता इस शैली की विशेषताएं मानी जाती है। तो द्विविध युग के काव्य में उपदेशों की भरमार होने के कारण इस युग के काव्य में शुष्क विचार है। सरसताहीन सी दिखाई देने वाली कविता विचार प्रधान सी लगने लगी। देश प्रेम, सदाचार, ईमानदारी, समाज, शिक्षा, व्यापार आदि पर लिखे पद्यात्मक निबंधों के कारण इस युग की कविता को इतिवृत्त प्रधान कविता कहा गया है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की एक बूंद नामक नीतिपरक उपदेशात्मक कविता की ये पंक्तियां देखिए। लोग यों ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लव कुछ और ही देता है कर। इस प्रकार सदाचार की बातों के कारण इस समय का काव्य इतिवृत्तात्मक हो गया है। तो इस तरह से द्विविधयुगीन काल के प्रमुख कवि इस प्रकार से हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद,
संपादक आमिर अली, मीर गिरधर शर्मा, नवरत्न गया प्रसाद शुक्ल, सनेही सत्यनारायण कविरत्न, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी आदि। तो इस तरह से यह रही द्विवेदीगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ। धन्यवाद।